ये कहानी है एक गोरखपुर गांव की, जहां के लोग अपने से ज्यादा एक धूर्त पंडित पर विश्वास करते थे। पंडित इन गांव पर ऐसा जादू चला रखा था जिससे सारे लोग इनकी बात मानते थे। देखो गांव वालों, मैं जहां तक इस गांव का भविष्य देख रहा हूं, काल की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोग इस गांव में सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। पंडित जगतलाल बहुत ही तेज और धूर्त इंसान था। वो भोले भाले गांव वालों को अपनी झूठी ज्ञान के आगे पैसा ऐंठता था। पंडित जी, अब आप ही का कृपा है। आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें राह दिखाएं, जिसे हम गांव वाले बच सके। तो सुनो, आज से लगभग 4 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। अगर आप लोग उस रात को जंगल में पीपल का पेड़ के पास 11,000 रुपए और 2 किलो चावल चढ़ाते हैं, तो इस प्रकोप से पूरे गांव सुरक्षित हो जाएगा। और हां, एक बकरी का बलिदान भी देना होगा। पंडित की बात सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। इसलिए पंडित आज भी अपने प्लान में सफल हो जाता है। ठीक है पंडित जी, हम लोग रुपए और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आखिर आपका ही देन है हम लोगों को बचाने का। और आज आपकी बात नहीं माने तो पूरे गांव स्कंट में आ जाएगा। इसलिए हमें अपनी जान प्यारी है। क्यों गांव वालों? हाँ कविता, तुम ठीक कह रही हो। हमारे अन्नदाता तो पंडित जी ही हैं। वो जो करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। हम लोग तैयार हैं। तो ठीक है, गांव वालों, पूर्णिमा की रात का इंतजार करो। समय बीत जाती है और वो पूर्णिमा की रात आ जाती है। सभी गांव के लोग एक बकरी और पैसे लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पंडित जी भी आ जाते हैं। चलो गांव वालों, आप लोग सभी पैसे पैर के पास चढ़ा दो और बकरी को बलिदान में दे दो। पीपल महाराज आप सबका भलाई करेंगे। गांव वाले बेवकूफ थे। वो धूर्त पंडित जैसे जैसे उन्हें मूर्ख बनाता, गांव वाले मूर्ख बन जाते। कभी पीपल का पैर बलिदान मांगता है क्या? बेचारी बकरी एक पंडित के चलते हलाल हो गई। सारे लोग पैसे चढ़ाकर गांव लौट जाते हैं और पंडित पैसा लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाती है और अब पंडित के पास कोई प्लान नहीं बचा था गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। तभी वो चबूतरे पर बैठकर कोई नया प्लान सोचने लगता है। अब गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा। अरे वाह, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना लोगों का विवाह कराया जाए। ऐसे भी गांव में लड़कियां की कमी नहीं है। अगर उनके माता पिता को दबाव दिया जाए तो वो जरूर मान जाएंगे, लेकिन उनके लिए लड़के कहां से लाए? पंडित बहुत ही धूर्त इंसान था। अगर ऐसा पंडित इस धरती पर रहे तो संसार सर्वनाश हो जाएगा। पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था। अब वो एक ऐसा लड़का ढूंढ रहा था जो उसके चंगुल में हो और उसकी हर बात मानता हो। पंडित ऐसा लड़का ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे गांव में चला जाता है जहां बेरोजगार लड़कों की कमी नहीं थी। अरे पंडित जी, आप इस गांव में भिक्षा मांगने क्यों आए हैं? ये गांव तो पहले से ही गरीब है। आपको यहाँ 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। यहाँ सभी बेरोजगार हैं। अगर आपको भिक्षा चाहिए तो मुझे साथ रख लो। मैं घूम घूम कर आपके साथ भिक्षा मांगूंगा। अगर आप मेरे साथ होंगे तभी लोग मुझे दान दक्षिणा देंगे। क्या तुम बेरोजगार हो? एक काम करो, अगर मेरी बात मानोगे और मेरे कहने पर रहोगे तो तुम अमीर बन सकते हो। लेकिन हां, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह काम बहुत ही रिस्की है। मैं अमीर बनने के लिए कोई भी रिस्की काम करने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे रास्ता दिखाइए। पंडित सारी बात मनोज को बता देता है। धूर्त पंडित को
आखिर जैसा लड़का चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही उसे मिल चुका था। दोनों लोग फिर से उसी गांव में चले आते हैं जहां पंडित का पूरा मनमानी चलता था। अब उनका एक ही मकसद था कि लड़कियों का शादी कराना और खूब पैसे ऐंठना। चलो मनोज, अब हमें उस घर में जाना है जिस घर में लड़की शादी के लिए तैयार हो और उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हो। अगर तुम्हारी शादी उसके साथ तय हो गई तो हम उनसे काफी पैसे ऐंठ सकते हैं। वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन क्या वो लोग आपकी बात मानेंगे? ना तो मेरे पास कोई ढंग का घर है और ना ही मैं कमाता हूं। फिर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करेंगे? यही तो तुम्हारी भूल है मनोज। ये गांव भले ही तेज है, लेकिन इसे अपनी उंगली पर नचाता तो मैं ही हूं। तुम चिंता मत करो, इस गांव के लोग वही करेंगे जो मैं कहूंगा। चलो फिर देखो तमाशा। पंडित और मनोज अपने काम को अंजाम देने निकल जाते हैं। वो सबसे पहले दिलीप और मोनिका के घर जाते हैं। दिलीप की एक ही बेटी थी और पंडित उसे अपने जाल में फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। देखो दिलीप, तुम्हें तो पता ही है कि मैं गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर इस गांव पर कोई भी आंच आती है तो मैं उसे क्षण में दूर कर देता हूं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिसे मैं चाहकर भी बचा नहीं सकता। अब लगता है दिलीप, इस गांव पर किसी की नजर लग गई है। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं पंडित जी? साफ साफ बताइए ना क्या हुआ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। देखो दिलीप, इस गांव पर एक नया आफत आ गया है। मैं जब सुबह अपने पोथी को उलट रहा था तभी मुझे इस गांव का बर्बादी उसमें दिखाई दे रहा था, और जब इससे बचने के लिए उपाय देखा तो मैं तंग रह गया। उपाय बहुत कठिन है। अब इस गांव का बचना नामुमकिन है। आप ऐसा मत बोलिए पंडित जी। आप कई सालों से इस गांव का रक्षा करते आए हैं और आगे भी आपको ही करना है। उपाय कितना भी कठिन हो, हम लोग करेंगे। बस आप हमें रास्ता दिखाइए। पंडित अपना चाल चल देता है और वो सारी बात बता देता है जो उसके मन में चल रहा था। दिलीप शादी की बात सुनकर थोड़ा अचंभव तो होता है, लेकिन गांव के बारे में सोचकर मान जाता है। ठीक है पंडित जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो लड़का कौन है और क्या काम करता है, कैसा घर है, वो तो दिखाइए। पंडित इतना चालाक था कि जिसका कोई अनुमान ही नहीं। वो दिलीप को एक ऐसा घर दिखाने चला जाता है जो उसका है ही नहीं था। ये देखो दिलीप, यही वो घर है। और रही बात लड़का की, तो ये मनोज है, इसी का घर है। इसका कोई माता पिता नहीं। बचपन में ही मनोज अनाथ हो गया था, तब से यह अपना जीवन अकेले गुजार रहा है। अगर इसकी शादी तुम्हारी बेटी से हो जाए तो इसे भी सास ससुर के रूप में माता पिता मिल जाएगा। क्यों मनोज, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ हाँ पंडित जी, आप तो एक भगवान का रूप है। आपने मेरी शादी के लिए जिम्मेदारी उठाई। मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी शादी इनकी बेटी से हो जाए तो यह वादा करता हूँ कि मैं खुश रहूं या ना रहूं, उनको जरूर खुश रखूंगा। ठीक है पंडित जी, मैं तैयार हूँ। ऐसे भी आप जो भी करते हैं उसमें गांव का भलाई ही होता है। और मेरी बेटी भी शादी के लिए तैयार हो चुकी है। आज नहीं तो कल करना ही है। पंडित अपने प्लान में सफल हो गया था। आखिर जो उसे चाहिए वो मिल गया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। दिलीप की एक ही बेटी थी, इसलिए पंडित उनसे मोटा पैसा ऐंठा था। चलो मनोज, अब तुम्हारी शादी भी हो गई और पैसा काफी ठगा है हमने, लेकिन अभी इस गांव को नहीं छोड़ेंगे। 3 शादी करवाने का थाना है, उसे पूरा करके ही चलेंगे। अब तुम एक काम करो, तुम अपने गांव जाओ और वहां से 2 बेरोजगार लड़कों को बुला कर लाओ। अब उनकी शादी मैं कराऊंगा और बहुत सारा पैसा लेकर इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मनोज पंडित की बात आंख मूंदकर मान जाता है और अपने गांव निकल जाता है। मनोज इधर गांव से बाहर ही निकलता है, तभी उसी वक्त एक मदन नाम का गरीब इंसान अपनी पत्नी के साथ इस गांव में रहने आता है। अरे भैया, मैं इस गांव में नया नया रहने आया हूँ। क्या मुझे यहाँ कोई रहने लायक घर मिल सकता है? अरे हाँ भाई,
ये तो मेरे गांव का सौभाग्य है कि लोग मेरे यहाँ रहना चाहते हैं। चलो, मैं तुम्हें अपने घर के बगल वाला रूम दिखाता हूं। ये देखो, ये रूम खाली है। अगर तुम चाहो तो इसमें अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो। बाकी तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी पैसा मैं आपको महीने लगने पर ही दूंगा। अरे ठीक है भाई, तुम जब चाहो दे देना। चलो, अब मैं चलता हूं। कविता, हम लोग इस गांव में नया नया रहने आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम खाना तब तक बना लो, मैं जरा गांव में घूम कर आता हूं। आखिर इस गांव में क्या चल रहा है। ठीक है जी, आप जाकर घूम लो। थोड़ा गांव वालों से मिलजुल कर रहना, आगे हमें काम देंगे। मदन गांव में निकल जाता है। वह सबसे पहले गांव के चबूतरे पर जाता है, जहां हमेशा लोग आपस में बातें करते रहते हैं। वहीं पर दिलीप भी था, जिसने अपनी बेटी की शादी पंडित के कहने पर किया था। देखो भैया, एक पंडित जी है जो हमारे गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कल ही मेरी बेटी की शादी एक लड़के से करवाए है। अगर वो 3 बेटी की शादी जल्द से जल्द नहीं कराए तो हमारा गांव नहीं बचेगा। वो अपनी पोथी में पथरा देखकर बताए है। अब उनको 2 लड़की की शादी और कराना है। उसी के प्लान में अभी चल रहे हैं। हाँ दिलीप भैया, आप ठीक बोल रहे हो। देखो ना, हमारे गांव पर कितना संकट आता रहता है, लेकिन पंडित जी उसे क्षण में दूर कर देते हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस संकट को भी वो दूर कर देंगे। मदन वहीं खड़ा होकर गांव वालों की सारी बात सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह मन में यही सोच रहा था कि शादी कराने पर गांव संकट से दूर हो जाएगा। ये कौन सा नियम है? भैया मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस गांव में नया हूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि आप लोग जो बातें कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। कहीं पोथी पथरा में ऐसा नहीं लिखा कि शादी कराने से गांव में संकट नहीं आएगा। मुझे तो लगता है ये पंडित आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे तुम कौन हो और पंडित जी के बारे में क्या जानते हो? उन्होंने इस गांव के लिए क्या क्या किया है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। एक बार और ये गांव बहुत बड़ी संकट में आई थी, लेकिन पंडित जी हमसे पैसे लेकर और पीपल के पैर पर एक बकरी का बलिदान देकर इस गांव का रक्षा किए थे, और तुम बात करते हो। जाओ जाओ, पहले उनके बारे जानकर आओ, फिर बात करना। यही तो आप लोग गलती कर रहे हो कि आप लोग उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हो। भला पीपल का पैर भी बकरी का बलिदान मांगता है क्या? वो आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप लोग मूर्ख बन रहे हो। मुझे तो लगता है ये शादी भी एक ड्रामा है। उनका मकसद है आप लोगों से पैसा ऐंठने का। देखो भाई, अभी तुम इस गांव में नया नया आए हो, इसलिए अभी उनके बारे में तुम्हें मालूम नहीं। वो बहुत बड़ा पुजारी है। अगर उनको मालूम चल गया कि तुम उनके बारे में ये सब बोल रहे थे, तो वो पूरे गांव को तबाह भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ। मदन उनको काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग समझने के बजाय उल्टा मदन को ही डांट कर भगा देते हैं। पंडित के जाल में पूरी तरीके से फंस चुके थे वो लोग। मदन बेचारा निराश घर वापस आ जाता है। कविता मदन को निराश देख उससे पूछती है, हाजी आपको क्या हुआ? आप तो गांव घूमने गए थे, लेकिन उल्टा मुंह लटकाए क्यों चले आए? क्या हुआ जी? आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताऊं कविता, ये गांव बहुत बड़ी जाल में फंसी हुई है। हर इंसान का एक धर्म होता है कि वो जिस भी गांव में रहता हो उसे उस गांव का रक्षा करना चाहिए। लेकिन मैं वो पहला इंसान हूं जिसे पता तो है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। आप पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या हुआ, तभी तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। मदन सारी बात बता देता है कि कैसे पंडित जी इस गांव को लूट रहे हैं, झूठा वादा और झूठा पोथी पतरा दिखाकर। आप चिंता क्यों करते हैं जी? जो इंसान अच्छा करने की सोचता है उसके रास्ते में कठिनाइयां जरूर आती है। आप सबूत इकट्ठा कीजिए, गांव वाले आपकी बात जरूर सुनेंगे। मदन सबूत की तलाश करने निकल जाता है। अब उसे एक हिम्मत मिल चुकी थी। अब वह ठान लिया था कि धूर्त पंडित का पर्दा फांस करना है। सुबह हो जाती है।
और मनोज अपने गांव से 2 बेरोजगार लड़कों को ले आता है। अरे मनोज, तुम 2 लड़कों को लाने में 2 दिन लगा दिए, चलो जल्दी। मैं एक जजमान को कैसे कैसे फंसा कर रखा हूं। सुनो लड़कों, वहां कोई घटिया हरकत खरी मत करना। मैं जो कहूंगा उसमें हामी भरना। सभी लोग शादी के लिए मंदिर के पास चले जाते हैं। वहां पर मदन और दिलीप दोनों मौजूद थे। पंडित बहुत लालची था। वह शादी के लिए बहुत बड़ी रकम की मांग करता है। देखिए जजमान, आपकी बेटी की शादी से हमें कोई फायदा नहीं, इसमें इस गांव का ही भलाई है। इसलिए आपको अपने दामाद को 60,000 रुपए देना होगा, तभी ये गांव संकट से मुक्त होगा। पंडित की बात सुनकर मदन और दिलीप दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि गांव के भलाई में शादी हो रहा है। फिर पैसे किस लिए? ये क्या पंडित जी, आपने तो बोला था कि 3 शादी होगा तभी गांव संकट से दूर होगा। फिर पैसा आप किस लिए मांग रहे हैं? देखिए पंडित जी, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा कहाँ से दूंगा? देखिए जजमान, पैसा तो देना होगा, नहीं तो सारी मेहनत पानी में फिर जाएगा, गांव तबाह हो जाएगा। और ऐसे भी पैसे मुझे थोड़ी ना देना है, आप अपने दामाद को देंगे। बेचारा गरीब इंसान मना करते रह गया, लेकिन जालिम पंडित ने एक नहीं सुना और उसकी जमीन गिरवी रखकर सेठ से पैसे ले लिया। इस तरह शादी हो जाती है, लेकिन मदन और दिलीप के मन में एक शक पनप गया था। अजी, आपको क्या हुआ? हमने बेटी की शादी कर ली, अब हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन आप हो कि उदास हो? अरे नहीं भाग्यवान, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी बेटी की शादी कहीं गलत जगह कर दी है, क्योंकि कल हमने पंडित का वह रूप देखा है जिसे देखकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। तुम रुको, मैं मदन से मिलकर आता हूँ, अब वही हमें बचा सकता है। दिलीप को अब पंडित पर शक होने लगा था। वह मदन से मिलने उसके घर जाने लगता है। अरे मदन, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात सच लग रही है, क्योंकि पंडित कभी ऐसा नहीं किया था। कल का हादसा मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। अब तुम ही उस पंडित से हमें बचा सकते हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि पंडित धूर्त है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अभी भी समय है, चलिए मेरे साथ पंडित के घर। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मदन और दिलीप उसी वक्त पंडित के घर जाने लगते हैं। अब लग रहा है कि पंडित का पर्दा फांस होकर ही रहेगा। मदन और दिलीप पंडित के घर जैसे ही पहुंचते हैं, अंदर से खूब आवाजें आने लगती हैं। अरे मनोज, देखा मेरा प्लान कैसे काम करता है। अरे कोई भोले भाले गांव वालों को बताओ कि पीपल का पैर कभी बकरी का बलिदान नहीं मांगता। वो तो मेरा चाल था उनसे पैसे ठगने का। देखो मनोज, हमने 2 लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा ठग तो लिया है, लेकिन जल्द से जल्द एक और शादी कराकर पैसे लेकर यहां से कहीं दूर भाग जाएंगे। नहीं तो अगर गांव वालों को मालूम पड़ गया कि हमने उन्हें धोखा दिया है तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। हाँ पंडित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गांव वाले से थोड़ा बचकर रहना होगा। सुनो अजय, इस बार तुम्हारी शादी होगी, और हाँ, उनसे पैसे इस बार ज्यादा मांगना, क्योंकि हमें इस गांव को छोड़कर जाना है, समझे तुम? ठीक है भैया, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया मदन? मैंने अपने ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये पंडित नहीं, शैतान है, शैतान। पंडित एक भगवान का रूप होता है, लेकिन ये तो एक राक्षस है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं भैया, अभी जोश से नहीं होश से काम लेना है। अगर अभी हमने इन्हें दोषी ठहराया तो ये हमें मार भी सकते हैं। ये लोग 4 हैं और हम 2। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए और ये सारी बात पुलिस को बतानी चाहिए। ये लोग 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिए है, लेकिन तीसरा का नहीं होना चाहिए। दोनों लोग वहाँ से चुपके निकल जाते हैं और सीधा पुलिस को बताने चले जाते हैं। मदन पुलिस को वो सारी बात बता देता जो पंडित ने उन दोनों लड़कियों के साथ किया। पुलिस ऐसे पंडित पर बहुत गुस्सा होते हैं और गांव में उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अरे ओ पाखंडी पंडित, ये शादी रोको, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पंडित के नाम पर कलंक है तू। कैसा पोथी है तुम्हारा जिसमें शादी करवाने से गांव संकट से बचता है? और जितने भी पैसे तुमने इन भोले भाले गांव वालों से ठगे हैं वो सब निकालो, वरना आज मैं भूल जाऊंगा कि तू एक पंडित है। और हां,
गांव वालों, आप सब इतना मूर्ख है कि इस धूर्त पंडित के जाल में फंस गए। आपको पता नहीं कि ये आप सबको बेवकूफ बना रहा है। वो तो मदन और दिलीप का देन है जो पंडित की सारी बात सुन ली, वरना ये राक्षस इस लड़की का भी जीवन नर्क बना देता। सुनो दिलीप, मैं तुम्हारी बेटी की जीवन बना तो नहीं सकता, लेकिन हां, ये वादा करता हूं कि उसका जीवन बर्बाद भी नहीं होने दूंगा। सुनो दोनों लड़के, तुम्हारी शादी जिस लड़की से हुई है उसे खुश रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो पंडित, आज तुम्हें जेल का हवा खिलाता हूं। पुलिस ने पंडित को गिरफ्तार कर लिया और ये गांव एक चंगुल से आजाद हो गया। मदन की सूझबूझ से शादी का दलाल पंडित का पर्दा फांस हुआ और यह साबित कर दिया कि वह अपने गांव से कितना प्यार करता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि जिस पर आप जितना विश्वास करोगे वह एक दिन विश्वासघात कर देता है, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम ले। धन्यवाद।